दिखावा ज्यादा करती है। सुमन को जैसे ही पता चलता है कि उसके देवर राजीव की शादी की बात चल रही है, वो दिन में ही सपने देखने लगती है। देवरानी के आने के बाद मैं एक काम नहीं करूंगी, एक गिलास पानी तक नहीं उठाऊंगी। मैं भी सासू मां की तरह रसोई छोड़कर इधर उधर ही काम करूंगी। सुमन, जल्दी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। राजीव का रिश्ता तय हो जाता है और निकिता राजीव की शादी का दिन आ जाता है। पूरी बारात में सुमन इस तरह नाचती है जैसे उसे पता ही नहीं क्या मिल गया हो। उमा सुमन से कहती है, अरे बहू थोड़ा आराम से, अभी ही थक जाओगी तो फिर के वक्त क्या होगा। मम्मी जी, आज मुझे बिल्कुल मत रोकिए, आज मुझे नाचने दीजिए। ओ गाने वाले भैया, गाना लगाओ। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं, ये गाना लगाओ ना जल्दी से। सुमन गाना गाते हुए नाचने लगती है। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेकर, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। शादी होकर निकिता अपने ससुराल आ जाती है। सुमन थक कर चूर रहती है। उसे इतना पसीना पसीना देखकर निकिता कहती है, भाभी आप आराम करो, बहुत थक गई हो आप। हाँ देवरानी जी, अब तो आराम ही आराम करना है। आपका गृह प्रवेश करवा कर ही मैं सोऊंगी। सुमन और उमा मिलकर निकिता का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह निकिता जल्दी उठकर तैयार होकर उमा से कहती है, मम्मी जी कुछ करना होगा तो आप मुझे बता देना। हाँ बेटा, करना तो है, आज तेरी पहली रसोई है। इतने में ही उमा की कामवाली संगीता रोते हुए आती है। उमा उसे रोता हुआ देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ संगीता, कुछ बोल तो क्या हुआ। मालकिन, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है मालकिन, रोड पर पड़ा है मेरा बच्चा। निकिता व्याकुल हो जाती है। तुम घबराओ मत, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बहू, तू ही चली जा। निकिता संगीता के साथ जाती है और उसके बेटे को तुरंत भर्ती करवाकर अस्पताल में ही बैठी रहती है। भाभी, आपने मेरे बच्चे को बचाया, उसके लिए धन्यवाद। शादी के पहले दिन आप निकल कर आ गए मेरे लिए। ये सब आप मत सोचो, बस अपने लड़के पर ध्यान दो। मैं यहीं रहूंगी और उसे डिस्चार्ज करवा कर जाऊंगी। शुक्रिया भाभी। उधर सुमन आराम से सोकर उठती है और खुद से कहती है, आज तो पहली रसोई है निकिता की, मुझे कौन सा खाना बनाना है। सुमन अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, निकिता कहीं दिख नहीं रही। आज उसकी पहली रसोई है, कहाँ है। खाना तैयार करना होगा ना उसे सबके लिए। बेटा, अभी तो तुझे ही खाना बनाना होगा, निकिता तो गई है अस्पताल। खाना बनाने के नाम से सुमन धक रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया। मम्मी जी, मैं क्यों खाना बनाऊं, निकिता कहाँ है। अरे बहू, वो गई है संगीता के बेटे को भर्ती करवाने, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब संगीता भी नहीं आएगी आज और मुझे ही सब करना होगा, बर्तन कपड़े साफ सफाई। अब करना तो पड़ेगा ही ना, बेचारी निकिता उसे डिस्चार्ज करवा कर ही आएगी। चल जा बेटा, अब जल्दी से खाना चढ़ा। सुमन गुस्से से रसोई में जाती है। सोचा था आराम से खाने को नसीब होगा, लेकिन आज खाने के साथ साथ बर्तन कपड़े भी करने होंगे। सोचा नहीं था ऐसा। आती मम्मी जी के लिए वो बेचारी हो गई। सुमन खाना बनाकर सबको परोसती है। सब खा पीकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर सुमन घर के बाकी काम में लग जाती है। शाम को उमा अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तब मोहल्ले की कुछ औरतें भी वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या उमा, बहू की मुंह दिखाई कब करवाओगी। रात देखते देखते सुबह से शाम हो गई। हम सब सोच रहे थे तुम अब बुलाओगी, लेकिन तुमने बुलाया ही नहीं। अरे क्या बताऊं भाई, कल करूंगी बहू की मुंह दिखाई। ऐसा बोलकर उमा संगीता के बारे में सारी बात बताती है। उमा की बातें सुनकर औरतें खुश हो जाती हैं। उमा, तू क्या सोना दान करके आई है जो तुझे ऐसी बहू मिली। आज के जमाने में भला कोई किसी के बारे में क्यों ही सोचे। तेरी बहू भला सोचने के साथ भला कर भी रही है। काम वाले के साथ अस्पताल में बैठी है, वो भी ये सोचे बिना कि वो नई नवेली दुल्हन है। हाँ, सोता है। चलो कल शाम को कर लेना मुंह दिखाए। हाँ, वही सोचा है मैंने। निकिता रात के 1 बजे अस्पताल से घर आती है और राजीव से कहती है, कल संगीता की बेटी को डिस्चार्ज करवाना है, आप साथ चलना। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह निकिता और राजीव अस्पताल जाकर संगीता के बेटे को डिस्चार्ज करवाते हैं। इधर सुमन सुबह उठते ही कुड़कुड़ करने लगती है। हो गया, भर्ती करवा दी, अब क्या निकिता खुद डॉक्टर है जो वहां सच कर बैठी है। जैसा सोचा था वैसे तो बिल्कुल नहीं है देवरानी जी, बहुत दिमाग है उसके पास।
काम से भी बच जाएगी और सब उसकी वाहवाही भी करेंगे। बस दिखावा करवा लो मैडम से, मैं भी कम नहीं हूं देवरानी जी। सब कुछ करके निकिता और राजीव 12 बजे घर आते हैं। आते ही उमा कहती है, निकिता बहू तू बहुत थक गई होगी ना, पहले खा ले कुछ। हाँ मम्मी जी, मुझे भूख बहुत लग रही है, कल रात से कुछ खाया ही नहीं है। सुमन, निकिता को खाना परोस। सुमन मुंह सुझाकर निकिता को खाना परोसती है। निकिता, कल ही तुम्हारी पहली रसोई होनी थी, अभी दोपहर में खाना बनाकर नियम पूरा करो। बहू कल हो जाएगा ना नियम, इतनी भी क्या हड़बड़ी है। मम्मी जी इन सब में ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं है, फिर शाम को मुंह दिखाई कर लेंगे। अच्छा ठीक है। निकिता बेचारी बिना आराम किए रसोई में लग जाती है। दोपहर का खाना बनाकर सबको परोसती है। बहुत अच्छा खाना बनाया निकिता ने, इसका दिल बड़ा है इसलिए खाना भी अच्छा बनता है। हाँ बहू बहुत अच्छा खाना बना है, तू भी खाना खाकर आराम करना, 5 बजे तेरी मुंह दिखाई है। जी मम्मी जी। सब निकिता को पहली रसोई का नेक देते हैं, फिर वो खुद भी खाना खाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा देखकर निकिता कहती है, मेरे कमरे की सफाई किसी ने नहीं की, वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है, अब रात में सोऊंगी। निकिता कमरे की साफ सफाई करके तैयार हो जाती है। शाम को सब मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती है। निकिता की मुंह दिखाई हो जाती है, इतने में ही उमा के दरवाजे पर एक सांड आकर खड़ा हो जाता है, जिसके सींग से बहुत खून बह रहा था। सांड को देखते ही निकिता झट से उठकर गेट पर भागती है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, बेचारे को किसने मार दिया, कितना खून बह रहा है। मोहल्ले की औरतें सांड को देखकर डर जाती है और निकिता से कहती है, अरे बेटा सांड है, देख कहीं मार ना दे। बेटा दूर रह, दूर रह। ऐसे कोई नहीं मारता है, जब तक हम उन्हें छेड़े ना, सब प्यार के भूखे होते हैं। निकिता तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और इधर सांड को खाना देती है ताकि उसका ध्यान भटक सके। डॉक्टर आकर सांड की पट्टी करता है, उसे दवाई देता है। फिर निकिता सांड के ऊपर हाथ घुमाकर प्यार करती है और वो गेट पर ही बैठ जाता है। मोहल्ले की औरतें ये देखकर कहती हैं, बहू जो तू कर रही है ना, वो सबसे बड़ा काम है। किसी असहाय की मदद करने से बड़ा कोई काम नहीं। उमा, तेरी बहू जितनी सुंदर है, उसका दिल उससे भी ज्यादा सुंदर है। उमा चल, अब हम चलते हैं। खा पीकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सुबह से एक पैर पर लगी निकिता थक कर जैसे ही अपने कमरे में जाती है, सुमन कहती है, देवरानी के आने के बाद जेठानी एक काम नहीं करती, लेकिन यहाँ देखो मुझे काम करने पड़ रहा है। क्या काम करना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे छोड़ो, मैं खाना बना लूंगी, तुम कपड़े धोकर सुखा दो, फिर सबको खाना परोस दो। जी भाभी। पूरे मोहल्ले में निकिता की वाहवाही होने लगती है। निकिता इधर कपड़े धोकर सबको खाना परोसती है। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठकर उस सांड की सेवा में लग जाती है। फिर 6 बजे वो अपना काम करती है, नहा धोकर अपना कमरा साफ करती है और फिर पूरे घर की सफाई में लग जाती है। इधर सुमन उठकर सीधा रसोई में जाती है। इस मैडम को तो मतलब ही नहीं, कोई क्या ही खाए। मम्मी जी से पूछती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है। सुमन उमा के पास जाती है। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाना है बता दो, निकिता को तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करती, कोई दूसरी काम वाली देख लो ना आप। अरे काम तो करती है, अभी वो सांड में लगी है, जब से आई है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मम्मी जी सांड को डॉक्टर से दिखवा दिया ना, बस उसे एक खाना ही तो देना है, उसमें भी वो ऐसे दिखावा करती है कि पूछो मत, जैसे आज तक वही पाल रही थी उस सांड को। मम्मी जी आप निकिता पर जिम्मेदारियां डालो, वरना वो इसी तरह करती रहेगी और काम कभी नहीं करेगी। ठीक है मैं देखती हूँ, दोनों के खाने की पारी बांध देती हूँ बस। सुमन नाश्ता तैयार करती है और सबको परोसती है। तब निकिता कहती है, भाभी दोपहर में खाना बना दूंगी। हाँ बनाना ही होगा ना, और नहीं तो क्या, सुबह से क्या किया है तुमने। निकिता को बहुत खराब लगता है। इतने में पड़ोस से पुष्पा भागती हुई आती है। निकिता बहू देखना, मेरा शेरू अचानक से बेहोश हो गया है, घर में कोई नहीं है, क्या करूं मैं। अब चिंता मत कीजिए, मैं चलती हूँ। मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। निकिता तुरंत डॉक्टर की सलाह लेती है और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा करती है। पुष्पा का डॉगी शेरू को आराम आ जाता है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह तू सबकी मदद करती रहना बेटा। आंटी जी आप सब तो मेरे अपने हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। दिन इसी तरह से बीतने लगते हैं। मोहल्ले में किसी को कोई दिक्कत आती तो निकिता भाग कर जाती है और उसकी मदद करती। इधर सुमन का खून सूखने लगता है। उमा जब देखो निकिता की तारीफ करती रहती। एक रोज उमा फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी और सुमन सुन लेती है। क्या बताऊं मैं,
निकिता जब से आई है सबके दिलों में जगह बना ली है उसने। आधी रात को भी किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ती है, कभी सोचती तक नहीं। हाँ, निकिता का दिल बहुत सॉफ्ट है, हर कोई ऐसा नहीं होता। मम्मी जी को बहुत पसंद है ना उनकी लाडली बहू। निकिता को दूध में मक्खी की तरह निकालना होगा मुझे, वरना मेरी अहमियत नहीं छोड़ेगी। इतने में निकिता वहां आती है। मम्मी जी चलिए, आपको मंदिर जाना था ना, हम चलते हैं। हाँ बहू चल। निकिता और उमा रिक्शे से जाते हैं मंदिर, और मंदिर में उतरकर रिक्शे वाले से कहती हैं, भैया आप थोड़ी देर रुकोगे यहाँ, हमें वापस ले चलना। ठीक है। उमा और निकिता पूजा करके रिक्शे वाले के साथ वापस घर चली जाती हैं। घर पर उतरते ही रिक्शे वाले को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है। निकिता तुरंत आजू बाजू में 2-4 आदमियों से रिक्शा वाले को उठाने को कहती है। भैया इन्हें उठाकर चबूतरे पर बिठा दीजिए ना। और फिर वो नींबू पानी बनाकर लाती है। बाबा ये पी लो, फिर थोड़ी देर में कुछ खा लेना। इतनी धूप के कारण ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आप यहीं आराम करो। आज के जमाने में कोई आप जैसा नहीं मिलता। निकिता और उमा घर जाती है। फिर निकिता बना हुआ खाना लेकर रिक्शे वाले को देती है। तब सुमन कहती है, मम्मी जी ये तो हद है, खुद तो कभी खाना बनाएगी नहीं और दिखावा ऐसा करती है कि यही सबसे ज्यादा लोगों की परवाह करती है। इतनी परवाह से तो घर का काम करे ना, मेरी मदद करे। ठीक है, आज से सुबह का नाश्ता तुम और दोपहर का खाना निकिता बनाएगी, रात में फिर तुम दोनों मिलकर खाना बनाना, ठीक है? हाँ, अब उस महारानी को भी बता दीजिए मम्मी जी। उमा निकिता से खाना बनाने को कह देती है। निकिता खाना बनाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। निकिता घर का सारा काम करने के साथ साथ लोगों की मदद भी करती रहती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। एक रोज सुमन उमा से कहती है, मम्मी जी ये निकिता कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रही, आपको नहीं लगता? रोज दिन में इसे कोई न कोई बुला लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब निकिता जानबूझकर कर रही है? कहीं उसका बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? ऐसा करके वो लोगों की नजर में अच्छी बनी रहेगी और अपने आशिक से मिलती भी रहेगी। हाँ भाई, कोई भरोसा नहीं है आजकल किसी का। अगले दिन निकिता सुबह 4 बजे उठकर अपने हिस्से का काम करके 8 बजे घर से जाने लगती है तो उमा उसे रोक लेती है। बहू ये सब क्या है, आप कहाँ चलती तुम? घर में इतने काम पड़े हैं, दिखते नहीं है क्या? मम्मी जी आज मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ, कुछ फंड जुगाड़ हुआ तो बच्चों को खाने पीने का सामान पहुंचाने जा रही थी। बहुत जितनी सेवा करनी थी कर ली तुमने, अब सास और ससुराल को संभालो, यही तुम्हारी असली सेवा है। बार बार घर से जाना मुझे पसंद नहीं है। मम्मी जी मैं कभी कभी ही जाऊंगी। निकिता चली जाती है। अब उमा निकिता के घर से आने और जाने की हर खबर रखती है और राजीव से कहती है, राजीव अपनी बीवी पर कंट्रोल बना थोड़ा, ये लोगों की सेवा की आड़ में कुछ और ना करने लगे। कभी किसी का कुत्ता बीमार हो गया, कभी कोई आदमी बेहोश हो गया, आज मुझे वृद्धाश्रम जाना है, आज मुझे अंधे के स्कूल जाना है। मम्मी वो सही में पब्लिक वेलफेयर ही तो करती है, शादी के पहले उसने मुझे ये सब बता दिया था। अरे रहने दे, घर के काम तो उससे होते नहीं। मम्मी मैंने देखा है उसे, वो अपने हिस्से का काम सुबह उठकर कर लेती है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू समझा उसे। राजीव वहां से चला जाता है। एक रोज शाम को निकिता पुष्पा और सुधा के साथ उसके डॉगी शेरू की दवाई लेने जाती है। तीनों दवाई की दुकान पर खड़ी रहती है। तभी सामान से एक ट्रक वाला एक बाइक वाले को मारकर चला जाता है। बाइक पर बैठा आदमी फेंका जाता है और उसका माथा फट जाता है। निकिता बहुत एक तो क्या हुआ, अब क्या करे? आंटी जी हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ करनी चाहिए उसकी मदद, लेकिन निकिता तो करेगी क्या? निकिता तुरंत उस आदमी के पास जाती है। वो निकिता को देखकर कहता है, बेटा मेरी मदद करो, मैं इस शहर में नया हूँ, काम से आया था, यहाँ मेरी कजिन रहती है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस पता नहीं, मेरी मदद करो बेटा। अभी आप मेरे घर चलो, पुष्पा और सुधा आंटी आप लोग दवाई लेकर घर चली जाओ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। निकिता उस आदमी को रिक्शे से हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा कोई इंजरी नहीं है, बस सिर पर स्टिचेस कर देता हूँ, बाकी थोड़ा रेस्ट करना होगा आपको, हाथ में मोच आ गई है, बाल बच गया अब। हाँ डॉक्टर। स्टिचेस करवाकर निकिता आदमी को अपने घर ले आती है। बेहोशी का इंजेक्शन पड़ने के कारण आदमी होश में नहीं रहता। निकिता जैसे घर पहुंचती है, उमा निकिता के साथ किसी आदमी को देखकर चिल्लाने लगती है, बहू हद होती है हर चीज की, अब तो क्या घर में चोर घुसवाकर मानेगी, जैसे तैसे को उठाकर ले आई। राजीव इन्हें लेटा दो, ये बेहोश है। राजीव आदमी को जैसे ही देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मम्मी
ये तो मामा है? ये तो मेरे मामा का लड़का है। राजीव, जल्दी से कमरे में लेकर चल इसे। बहू, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? निकिता सारी बात उमा को बताती है। निकिता, मुझे माफ कर दे। आज तेरे कारण मेरे भाई की जान बच पाई, और मैं तुझे क्या क्या बोले जा रही थी। क्या मम्मी जी, आप भी? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर में आदमी को होश आ जाता है और सब उसे घेर कर बैठ जाते हैं। इतने में निकिता खाना लेकर आती है। दीदी, तुम यहाँ? मैं यहाँ कैसे आया? जो तुझे लेकर आई है ना यहाँ, वो राजीव की पत्नी है। संजीत, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परसों बाद देख रही हूँ तुझे। दीदी, आज तुम्हारी बहू नहीं होती तो पता नहीं क्या करता। बहुत बड़ा दिल है बहू का। आजकल लोग अपनों का नहीं करते, और इसने गैर के लिए इतना किया। मामा जी, अब तो आप कोई गैर नहीं है। अब आराम से यहाँ रहकर हमसे सेवा करवाइए। बहू, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी किसी की मदद के लिए। आज जैसे मेरा भाई बचा है, भगवान सबको ऐसे ही बचाए। कुछ दिनों में संजीत ठीक होकर अपने घर वापस चला जाता है और निकिता का ओहदा अब सबकी नजरों में और बढ़ जाता है।